तो चैट बॉक्स को छोड़ दो, उसको जरा रिवाइज करते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था YDSC में कि अगर हम स्क्रीन के ऊपर एक जर्नल पॉइंट लें, स्क्रीन के ऊपर अगर आप एक जर्नल पॉइंट लोगे, फटाफट से उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। तो उसके ऊपर कोई भी जर्नल पॉइंट अगर हम P पॉइंट लें तो उसका O पॉइंट से, O पॉइंट मतलब CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से बच्चों जो उसकी हाइट होती है, हाइट बोलो या नीचे की तरफ y बोलो, एक ही बात है। स्लाइड ऑफ है, अच्छा एक मिनट रुको, स्लाइड ऑफ है तो ये अब सही हो गई होगी, बताना जरा सही हो गई है, अब सही है, ओके। हाँ तो देखो कल अपन बात कर रहे थे कि यदि हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी जर्नल पॉइंट y लें बच्चों, क्या ऐसा कहा जाए इस y का जो वैल्यू होता है, कोई भी जर्नल पॉइंट P अगर आप लोगे तो इस P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो माना कितना है, डेल एक्स है। तो डेल एक्स पाथ डिफरेंस वाला जो ये पॉइंट है P, इसका जो हाइट होता है फ्रॉम द O, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट और यू कैन से CBF, वो y बच्चों कितना होता है, वो y होता है डेल एक्स d बाई डी। अब मान लो कि उस जर्नल पॉइंट P पर हमें कंसेप्टिव इंटरफेरेंस कराना है, मतलब ब्राइट फ्रिंज अगर आपको बनानी है तो यहाँ हम पाथ डिफरेंस किसका रख देंगे, ब्राइट फ्रिंज का। और ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा। तो ये तो y आ गया उन फ्रिंजेस के लिए जहां पर मैक्सिमा बन रहा होगा, मतलब मैक्सिमा जहां बन रहा होगा या जहां ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होगी उनकी लोकेशन एक तरह से आ गई है स्क्रीन के ऊपर। जो y जो है वो इस तरह से फ्रिंजेस की लोकेशन ही बताता है ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द पॉइंट O और CBF। अच्छा DI अगर बच्चों करना है तो क्या करेंगे, DI का डायरेक्ट रख देंगे, पाथ डिफरेंस DI वाला ले लेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2m-1 λ/2 लगा सकते हैं। तो ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा कौन सी फ्रिंज कितनी हाइट पर होगी, कौन सी फ्रिंज कहाँ होगी, उसके लिए नंबर ऑफ फ्रिंज, मतलब जो फ्रिंज का ऑर्डर है वो आप इसमें पुट कर दो। जैसे पूछे सेकंड फ्रिंज का हाइट बताओ, सेकंड ब्राइट का हाइट बताओ, तो यहाँ पर आप n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2। सेकंड डार्क का हाइट बताओ, तो यहाँ आप n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो डार्क का हाइट आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर कहा जाए बताएं फिफ्थ नंबर की जो ब्राइट है और जो थर्ड नंबर की डार्क है उनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो पहले यहाँ 5 रख के फिफ्थ ब्राइट की हाइट निकाल देना, यहाँ पे 3 रख के थर्ड डार्क की हाइट निकाल देना और उस y में से इस y को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो उनके बीच का गैप आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रिंजेस होती हैं उनके बीच का जो सेपरेशन होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क जो फ्रिंजेस होती हैं उनके बीच का जो सेपरेशन होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा डी बाई डी। ये किस पे डिपेंड करता है, कल बात कर ली थी हमने। एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच का जो गैप है, एंगुलर गैप, वो एंगुलर गैप ही क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एक है एंगुलर पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज। एंगुलर पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एंगुलर पोजीशन ऑफ ए फ्रिंज। हाँ बच्चों एंगुलर पोजीशन कैसे निकालते हैं किसी फ्रिंज की, तो यहाँ पर ही ध्यान रखो, ये कल हमने पढ़ा नहीं था, इसको भी आप ध्यान रखो। जैसे मान लो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, CBF हो गया, इस जगह पे CBF हो गया। माना समझने के लिए कि हमें फर्स्ट डार्क का एंगुलर पोजीशन निकालना है, तो एंगुलर पोजीशन बच्चों हमेशा कहां से नापा जाता है, इस वाली लाइन से, सिमेट्री वाली लाइन से। सिमेट्री वाली लाइन से वो पर्टिकुलर फ्रिंज जो भी कुछ एंगल बना रही होगी उसी को एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। ये जो एंगल बनेगा ना, यहां से तो मेजर करना है बीच वाली लाइन से, तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों इसका नाम अल्फा देते हैं। तो ये जो अल्फा है यही हमारी एंगुलर पोजीशन है। अब मान लीजिए कोई हमसे पूछे बताएं फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ, मान लो समझने के लिए कि फर्स्ट डार्क की बता दो, तो फर्स्ट डार्क की अगर आप बताएं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन बताएं, तो कुल मिला के आपको ये अल्फा निकालना है। तो इस अल्फा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे हमने कल एंगुलर फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे। बताएं भाई जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज होती है उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो हाइट होती है ये y कितना होता है, तो ये y तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वैसे भी हमें याद है आपको। हाँ भाई बताएं दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में लैम्डा डी बाई डी होता है, तो एक कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क के बीच में कितना होगा, लैम्डा डी बाई 2d, ये y आ गया। अब हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा के लिए आप ये कितना है, कैपिटल D। इनको बच्चों ध्यान रखो, स्लिट्स के बीच का जो गैप होता है वो स्मॉल d होता है और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो गैप होता है वो कैपिटल D होता है। तो यहां से अगर आप लिखो तो tan अल्फा को लिखा जा सकता है y बाय d। सॉल्व कर लो इसको, तो y का वैल्यू है ही, d से d कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। समझ रहे हो। अब क्या ऐसा कहा जाए tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, बिकॉज
एंगल बहुत ही छोटा होता है, तो यहाँ से अगर आप अल्फा लिखना चाहें तो ये अल्फा ही कहलाता है बच्चों एंगुलर पोजीशन। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एंगुलर पोजीशन बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, और एंगुलर पोजीशन जो होती है वो हमेशा कहाँ से मेजर की जाती है, बीच वाली लाइन से। बीच वाली लाइन से कितना एंगल ऊपर कोई फ्रिंज है वही उसका एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डार्क की अगर हम एंगुलर पोजीशन निकालें तो फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन आ रही है बच्चों लैम्डा बाय 2d। अच्छा, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी, यहाँ पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी स्मॉल डी आता है, स्मॉल डी आता है, कैपिटल डी तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो एंगुलर पोजीशन समझ पा रहे हो ना, एंगुलर पोजीशन एक अलग चीज है, एंगुलर पोजीशन इज एंगल फ्रॉम द मिडिल लाइन, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो तो डेफिनेशन उसका प्रॉपर दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच का एंगल होता है, या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अगला ये है कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी पूछी जाती है तो बच्चों YDSC में कुछ नहीं कहा जाए, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला जाए इन YDSC एक्सपेरिमेंट, तो ये अंडरस्टूड है कि हमें दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या ले लेनी है, सेम। मतलब हम मान लेंगे बच्चों कि I1 किसके बराबर है, I2 के, तो इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो उस केस में I max कितना होगा, 4I0। मतलब इंडिविजुअल सोर्स से जो इंटेंसिटी आ रही है उसका 4 टाइम्स होता है मैक्सिमम, और कब होता है जब I1 बराबर I2, और I मिनिमम कितना होगा 0। और इस केस में जो रेजोल्यूशन होगा वो बिल्कुल शार्प होगा, तो क्लियर कट नजर आएगी आपको फ्रिंजेस। ठीक है, वो ईटा जो पढ़ा था हमने वो 100% हो जाएगा इस केस में, ईटा बच्चों 100% हो जाएगा इस केस में। अच्छा भाई, I1 अगर I2 नहीं हो तो I1 I2 अलग अलग भी तो हो सकते हैं, तो I1 I2 अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर I max और I min के लिए आप जनरल फॉर्मूला लगा। ठीक है, अच्छा यहां पर मैक्स यानी CI पॉइंट, ब्राइट फ्रिंज और DI यानी कि डार्क फ्रिंज, इनके अलावा भी तो इंटेंसिटी होती है ना। तो अगर हम जर्नल पॉइंट की बात करें, जर्नल पॉइंट की बात करें मतलब ना तो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं ना डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, मतलब ना तो CI की बात कर रहे हैं ना DI की बात कर रहे हैं, तो बीच के पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो किसी जर्नल पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो जर्नल पॉइंट पर हम अगर इंटेंसिटी निकालना चाहें, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ CI आ रहा है, यहाँ कहीं DI आ रहा है, और हमने कौन सा पॉइंट लिया, कि जर्नल पॉइंट ले लिया, बीच का जर्नल पॉइंट ले लिया। तो जर्नल पॉइंट में बच्चों जो पाथ डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस हमें दिया होगा या तो क्वेश्चन में या हमें निकालना पड़ेगा। तो उस जर्नल पाथ डिफरेंस, अच्छा समझ रहे हो ना, ये जर्नल पाथ डिफरेंस n लैम्डा और 2m-1 लैम्डा बाई 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर जर्नल पाथ डिफरेंस दे रखा हो तो आप पाथ डिफरेंस को रख के पहले क्या निकाल लो, फेज डिफरेंस, और उस फेज डिफरेंस को बच्चों फॉर्मूले में डाल के आप क्या निकाल सकते हो, इंटेंसिटी। यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये हम पहले इंटरकरेंस में भी कर चुके हैं। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो डेल एक्स देके आपसे इंटेंसिटी पूछेगा या इंटेंसिटी देके डेल एक्स पूछेगा। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इंटेंसिटी दे रखा हो कि भाई बताओ स्क्रीन पे जैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे कितनी इंटेंसिटी है, इस केस की बात करते हैं, माना 4I0 है। डार्क फ्रिंज पे कितनी इंटेंसिटी है, 0। तो हमें मालूम है कि 4I0 से 0 डायरेक्ट तो आ नहीं गया होगा, बीच में कहीं ना कहीं 3I0 भी आया होगा, फिर 2I0 भी आया होगा, I0 भी आया होगा। तो वहां का हमसे y पूछा जा सकता है, वहां का हमसे डेल x पूछा जा सकता है। तो क्या ऐसा कहा जाए भी कि आप सबसे पहले यहाँ इंटेंसिटी रखो, इंटेंसिटी इज गिवन, इंटेंसिटी को रखो और यहाँ से क्या निकाल लो, डेल फाई। फिर इस डेल फाई को बच्चों यहाँ पे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल x। फिर यहाँ से आपसे वो y भी पूछ सकता है कि बताओ ये जो डेल x आ रहा है किस पॉइंट के कहाँ आ रहा है, मतलब ये पॉइंट कौन सा है जहां पर आप ये इंटेंसिटी बता रहे हो। तो वो जो पॉइंट है उसके लिए y क्या लिखेंगे, डायरेक्ट d/d। क्यों, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, देखो ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये तो CI DI के लिए नहीं है, तो जनरल पी पॉइंट पे निकाला था हमने। तो यहाँ CI होगा तो भी ठीक है, DI होगा तो भी ठीक है, और जनरल पाथ डिफरेंस आएगा तो भी ठीक है, इट इज वैलिड फॉर ऑल कंडीशंस। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों अपन ने क्या कर लिया है, कंक्लूड कर लिया है। अगर I1 बराबर I2 दे रखा हो तो आंसर क्या आएगा, इक्वल नहीं हो तो क्या आएगा, CI DI वाला पॉइंट नहीं हो तो क्या आएगा, तो जनरल सॉल्व करेंगे, ये आएगा। और इसी के कुछ एग्जांपल ये देखो, पहला एग्जांपल पढ़ो, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6 CI भी नहीं है DI भी नहीं है, जनरल पाथ डिफरेंस। तो जनरल पाथ डिफरेंस है तो बताओ जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6 हो रहा होगा ऑन द स्क्रीन, वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, वहां पे फेज डिफरेंस क्या होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पे,
तो लैम्डा बाय 6 अगर पाथ डिफरेंस है तो उस लैम्डा बाय 6 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास डेल पाई आ जाएगा। तो रखो कितना आता है, तो डेल पाई दिया हुआ है मतलब पाई बाय 3 है। उस पाई बाय 3 को आप इस फॉर्मूले में लगाओ तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर आप निकालोगे तो 3I0 आ रहा है सॉल्व करने में। अच्छा, इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वो आपको क्या दे दे, सीधा इंटेंसिटी दे दे। तो पहले आप क्या निकालना, पाई निकालना और पाई से डेल एक्स निकाल लेना, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है बताओ वाई क्या आएगा, तो वाई कैसे निकाला जाए, तो वाई के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो वाई के लिए क्या लिख सकते हैं, मतलब वाई क्या होता है, डेल एक्स डी बाई डी होता है। इस क्वेश्चन में डेल एक्स कितना है, लैम्डा बाई 6 डी बाई डी। अच्छा, लैम्डा डी बाई डी को क्या लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा। बच्चों यहाँ से वाई को क्या लिख सकते हो, बीटा बाई 6, ये लिखा हुआ है। तो ये हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन जो जर्नल पॉइंट से क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको वेक्टर मानते हुए भी सॉल्व किया जा सकता है, या आप तो सीधे इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, ये वेक्टर वाला फॉर्मूला ही है, आप तो सीधे सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ एम्पलीट्यूड के बारे में ही पूछ सकता है, अगर एम्पलीट्यूड दे दिया जाए तो एम्पलीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। एम्पलीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी बोलो। एम्पलीट्यूड भी अगर वो दे दे तो ठीक है, कोई बात नहीं, a1 स्क्वायर प्लस cos डेल फाई, यानी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन का ही फॉर्मूला है जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा बाय 6 ना हो, लैम्डा बाय 4 हो, पोटेंशियल सॉरी पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 हो, तो पाथ डिफरेंस अगर बच्चों लैम्डा बाय 4 होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6 हो या लैम्डा बाय 4 हो या लैम्डा बाय 3 हो या जो मर्जी पाथ डिफरेंस हो, हमें ये जर्नल इक्वेशंस लगा देनी, ये जर्नल इक्वेशंस लगा देनी। तो देखो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 4 है तो क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा बाय 4 डाल, डेल पाई आ जाएगा, तो डेल पाई पाई बाय 2 आ रहा है, उस पाई बाय 2 को उठा के इस फार्मूले में डालो तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी, 2I0 आ रही है, 2I0 आ रही है। और यहाँ से अगर आप y निकालना चाहते हो तो इस फार्मूले से आप y भी निकाल सकते हो, डेल एक्स की वैल्यू पुट करके, ठीक है। इसी तरह से ये लैम्डा बाय 3 का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। एक कॉपी में अपने लिखो, कॉपी में लिखो, एक लाइन आप अपनी कॉपी में लिख लो, तो यहां लिख देता हूं मैं एग्जांपल या नोट कुछ भी डाल लो। हाँ बच्चों, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, इन YDSC I1 is equals to I2 is equals to I0, but sources are not coherent, but frequency F1 is not equals to F2, sources are non-coherent in YDSC। अरे समझा था ना हमने, कोहेरेंट सोर्स चाहिए, एक सोर्स से दो बनाए थे, याद करो। नॉन कोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब दो अलग अलग सोर्स नहीं, दो बल्ब जला दिए वहां पे अलग अलग, या दो ट्यूबलाइट जला दी वहां पे अलग। तो बच्चों अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो इस केस में बताएं व्हाट इज आई। If in YDSC I1 equals to I2 equals to I0, but frequency is not same or sources are non-coherent. So अगर sources non-coherent है then fine। हाँ बताओ I कितना आएगा, नेट I बताओ। नेट I, अरे लाइट तो आ ही रही है ना भैया, कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो भी दोनों लाइट तो डाल ही रहे हैं ना, तो पर्दे पे कुछ ना कुछ तो, स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो जाएगा, जीरो कैसे हो सकता है, जीरो आंसर दे दिया लोगों ने। दो अलग अलग बल्ब जलाओगे, सामने दीवार पर स्क्रीन मान लो, तो उस स्क्रीन पे उस दीवार पे कुछ ना कुछ तो लाइट जाएगी यार, जीरो कैसे हो सकता है। फोर आई हर जगह 4I आ जाएगा, गजब। 4I तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे होता है, पूरी दीवार पे 4I कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। चेंजिंग कंटिन्यूअसली, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है, प्रियांशु जिन ने दिया है आंसर, बढ़िया बेटा, चेंजिंग कंटिन्यूअसली। मगर यहाँ पे अपने से ये नहीं पूछा है कि इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा या नहीं होगा, ये आंसर सही है, कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, हमें तो इंटेंसिटी का वैल्यू बताना है, तो वो बताओ आप क्या आना चाहिए। हेमंत यादव का आंसर है I1 प्लस I2, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है I1 प्लस I2। तो इस केस में I1 बराबर I2 बराबर I0 अगर हम मान लें तो 2I0 जवाब देके आना है। कैसे बच्चों, ये एक बार पहले भी बताया था, इफ सोर्सेज आर नॉन कोहेरेंट देन पैटर्न जो है, इंटेंसिटी जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लगातार बदलेगी, तो क्या करेंगे, ना तो हम वहां मैक्सिमम बोल पाएंगे और ना पर मिनिमम बोल पाएंगे, हम कहेंगे कि इंटेंसिटी लगातार बदल रही है, इसलिए हमें वहां पर एवरेज इंटेंसिटी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी,
एवरेज इंटेंसिटी लेनी पड़ेगी। अब बच्चों एवरेज इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए, ये रहा ना जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये। तो इस जनरल इंटेंसिटी को हमें एवरेज करना है, तो एवरेज वैल्यू लेनी है इसकी। तो एवरेज वैल्यू अगर आप लोगे तो क्या ऐसा कहा जाए, वेरिएबल तो केवल इसमें कॉस डेल पाई है, और कॉस डेल पाई का या साइन डेल पाई का जो एवरेज वैल्यू होता है बच्चों वो जीरो होता है। इसका मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की जगह जीरो रखेंगे हम यहाँ, और जीरो जैसे ही आप रखोगे तो I1 प्लस I2 बच जाएगा, और ये हमारी कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत सारे लिखवाया था, तो लिख लिया जाए। If sources are non-coherent, then we take average intensity, which is I1 plus I2, which is I1 plus I2। समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, जीरो नहीं होती, जीरो एवरेज जीरो कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगी ना वो एनर्जी, दोनों बल्ब बंद थोड़ी कर दिए ना आपने जो जीरो आएगी। ठीक है, तो एवरेज इंटेंसिटी अपने को लेनी, I1 प्लस I2 लेनी। अच्छा, क्या इस केस में पैटर्न स्टेबल पैटर्न होगा? कोहेरेंट सोर्स ही है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो क्या यहाँ पर पैटर्न ऑन द स्क्रीन स्टेबल पैटर्न होगा? नहीं होगा, यहाँ इंटेंसिटी लगातार बदलेगी विद टाइम। इसको भी आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो। इन दिस केस इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस ऑन द स्क्रीन। इन दिस केस इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो ग्राफ है इंटेंसिटी का ग्राफ है, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो इंटेंसिटी मतलब ये वही है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 लेते हुए इसको अपन ने ड्रॉ किया है। तो देखो ये तो हमारी स्लिट्स हो गई S1 S2, ये हमारी स्क्रीन होगी बच्चों, ये स्क्रीन है, ये हमारी क्या है, स्क्रीन है ना। तो ये अगर आपकी स्क्रीन है तो स्क्रीन पर हमें, अच्छा यहाँ इंटेंसिटी हमने लिया हुआ है, ग्राफ बनाना चाहते हैं इंटेंसिटी का ऑन द स्क्रीन। तो क्या ऐसा कहा जाए CVF पे इंटेंसिटी क्या आएगी, आंसर है 4I0 में। CVF जहां जहां CI आएगा वहां मैक्सिमम आने वाला है। अच्छा, बीटा बाय 2 पर, बीटा बाय 2 समझ गए, तो यहाँ फर्स्ट डार्क आ रहा होगा, फर्स्ट डार्क, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो। यहाँ पर भी फर्स्ट डार्क आ रहा होगा, दोनों तरफ आता है फर्स्ट डार्क, बीटा बाय 2 भी आएगा ना। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ के आधे भी तो काली फ्रिंज होती है भाई। यहाँ पर क्या है CVF, यहाँ पर फिर से क्या आएगा, बीटा पे फिर से क्या जाने वाला है, फर्स्ट ब्राइट, तो उसके बिल्कुल बीच में क्या आएगा, बीटा बाय 2 पे, समझ रहे हो, बीटा बाय 2 पे क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट डार्क, और फर्स्ट डार्क पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इंटेंसिटी का ग्राफ होता है ना, इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है ऑन द स्क्रीन, ये कॉस स्क्वायर थीटा के जैसा ग्राफ होता है। किसके जैसा? अगर इंटेंसिटी सेम नहीं होगी तो ग्राफ नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है ना। ये तभी पूछा जाएगा जब स्टैंडर्ड YDST का केस हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो, देखो इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, तो आपका जो इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला है वो सॉल्व होके ये आ जाता है, 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई, ये वही है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल फाई को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इंटेंसिटी आती है। अब इस इंटेंसिटी को अगर हम देखें तो ये cos स्क्वायर डेल फाई बाय 2 आ रहा है, यानी यहाँ ग्राफ किसका आना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा का, इसीलिए वो पीछे ग्राफ किसका दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, ये जनरल फॉर्मूले हैं, अगर आप I1 बराबर I2 लेते हो तो ये आप जनरल फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई बाय 2 होता है। तो किसी क्वेश्चन में डेल फाई अगर दे रखा हो तो आप चाहो तो यहाँ सीधे डेल फाई रख के इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए, ठीक है ना। डेल फाई जो है इसको रख के आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, डेल फाई नहीं दे रखा हो, डेल एक्स दे रखा हो, तो डेल फाई को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये डेल एक्स के टर्म्स में बन जाएगा, ठीक है। तो कई जगह फॉर्मूला ही पूछे जाता है सीधा कि बताओ कौन सा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो इनमें से किसी भी एक को याद रख लो, क्योंकि डेल फाई का अगर आपको याद होगा तो डेल एक्स में तो आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हो ना उसको, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा का वेरिएशन इसके अंदर रहता है। एंगुलर विड्थ क्या होती है ये हमने कल पढ़ लिया था। अच्छा, ये डिपेंड नहीं करती है बच्चों किस पे, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती है ना, तो ये लिखा हुआ है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा भाई, कुछ क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, कुछ क्या केवल एक ही बताऊंगा, और बाकी आपको क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। आज क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन अगर होमवर्क के लिए दिए जाएंगे तो क्या ट्राई करेंगे घर पे। अच्छा, क्वेश्चन के हिंट लिखे हुए हैं नीचे, जो अच्छे क्वेश्चन है उनके हिंट भी दिए हुए हैं, तो आप उनको देख के एक बार जरूर जो अपन ने डिस्कशन किया है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल पढ़ेंगे। मॉड्यूल में जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं YDST पे वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। वो सब लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे ज्यादा ही हमने डिस्कस किया है, जितने उसमें दिए हैं उससे भी ज्यादा पॉइंट हमने डिस्कस किए। और उसके बाद बच्चों आप क्या करो, पहले तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्लाइड में जो मिलेंगे आपको उनको ट्राई करो, उसके बाद अपना बिगिनर बॉक्स होमवर्क है भैया अच्छा इलस्ट्रेशन और YDST का जो बिगिनर बॉक्स है वो आज आपको घर पे करना है।
हाँ कल डिस्कस करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुई। ठीक, लिखो लिखो, लिख दीजिए, क्या लिखो, कॉपी लेके बैठे हो ना, हर्षवर्धन लिखो, बिगिनर बॉक्स आफ्टर IDSC एंड ऑल द इलस्ट्रेशन ऑफ IDSC। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट IDSC, एक्सरसाइज फर्स्ट में जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देने हैं। IDSC के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा बिना एफर्ट किए। अच्छा बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन अपने बिगिनर बॉक्स में भी दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा बच्चा तो क्या है, समझ में आ जाए तो हर क्वेश्चन इजी है। देखो पढ़ो, देखो ये कह रहा है बाइक्रोमेटिक लाइट, बाइक्रोमेटिक का मतलब है दो लैम्डा है इस लाइट के अंदर, है ना, is used in YDSC having wavelength 400 nanometer and 700 nanometer. Find minimum order of the bright fringe of first light overlap with the bright fringe of the second light. बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, इसमें ये दिया हुआ है कि दो लैम्डा यूज किए गए, एक तो है 400 nm और एक है 700 nm। तो क्या ऐसा कहा जाए अगर आप दो अलग अलग लैम्डा यूज करोगे और यहाँ पे अगर हम YDSC बनाएं, YDSC का स्क्रीन देखें, तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों YDSC का जो स्क्रीन है ये इस तरह से, इसमें CBF, तो अपन ने पिछली क्लास में लिखा था CBF इज नॉट डिपेंड ऑन द लैम्डा, पोजीशन ऑफ CBF इज नॉट डिपेंड ऑन द लैम्डा। इसका मतलब आप लैम्डा 400 ले रहे हो या 700 ले रहे हो या 450 ले रहे हो या 500 ले रहे हो, आपकी मर्जी पड़े जो लैम्डा लो, CBF तो उसी जगह आएगा जिस जगह वो आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली लाइट, इसको मैं लैम्डा 1 बोल देता हूँ और इसको लैम्डा 2 बोलता हूँ, तो पहली लाइट जो लैम्डा 1 है और जो दूसरी लाइट लैम्डा 2 है, दोनों का ही CBF O पे ही आएगा, क्योंकि CBF डिपेंड नहीं करता लैम्डा के ऊपर कि आप क्या लैम्डा ले, यानी ग्रीन लाइट लोगे तब भी CBF वहीं आएगा, रेड लाइट लोगे तब भी वहीं। ठीक है, तो ये तो बच्चों CBF हो गया। मगर सोचो फर्स्ट ब्राइट दोनों की कहां कहां आनी चाहिए, फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, मगर क्या ऐसा कहा जाए कि फर्स्ट ब्राइट जो होगी वो जो फ्रिंज विड्थ होती है उसके बराबर ऊपर आती है, ब्राइट टू ब्राइट का डिस्टेंस हो गया ना, तो पहला ब्राइट तो CBF को मान लेते हैं, तो अगला जो ब्राइट आएगा बच्चों वो कितना ऊपर आता है, वो आता है फ्रिंज विड्थ के बराबर ऊपर, लैम्डा D/D ऊपर आता है। मगर क्या ऐसा कहा जाए यहाँ D/D तो दोनों लाइट के लिए कॉमन है, मगर लैम्डा दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब जिसका लैम्डा कम है उसका फर्स्ट ब्राइट पहले आ जाएगा, यानी ये फर्स्ट ब्राइट आएगा बच्चों किसका, लैम्डा 1 का, और जो फर्स्ट ब्राइट होगा किसका, लैम्डा 2 का। भाई दो अलग अलग पैटर्न है, दो अलग अलग लैम्डा है, तो दो अलग अलग लैम्डा है तो दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग पे राइट भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो दूसरे का जो लैम्डा 2 है उसका फर्स्ट ब्राइट जो होगा वो थोड़ा सा ऊपर आए। फिर इससे अगला सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट जो होगा बच्चों क्या ऐसा कहा जाए, इसके डबल पे सेकंड ब्राइट आएगा, इसका लैम्डा 1 का, और इसके डबल पे, ये इसके डबल पे फर्स्ट ब्राइट आएगा, सॉरी सेकंड ब्राइट आएगा लैम्डा 2 का। इस तरह से ब्राइट 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 ऊपर आते जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि बताएं इस लैम्डा 1 का कौन सा ब्राइट लैम्डा 2 के कौन से ब्राइट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ऊपर 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 जाते जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले लैम्डा का n वां ब्राइट दूसरे लैम्डा के किसी दूसरे m-वे ब्राइट पे सुपर इंपोज हो जाए। अरे कहीं ना कहीं ये दोनों मिल सकते हैं, मतलब इसका nth ब्राइट और इसका mth ब्राइट हो सकता है एक दूसरे पे क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और वही हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ फर्स्ट ब्राइट का कौन सा ब्राइट ऐसा है, फोर्थ ब्राइट है, फिफ्थ ब्राइट है, सिक्स्थ ब्राइट है, जो इसके किसी ना किसी ब्राइट पे क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। क्वेश्चन समझ में लग गया? चैट बॉक्स में बताओ यस नो। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट बहुत सिंपल है बच्चों, दो कलर लिए थे, दोनों के लैम्डा अलग अलग हैं, तो दोनों के लैम्डा अगर अलग अलग हैं तो दोनों का जो फर्स्ट पोजीशन होगा, फर्स्ट पोजीशन वो तो दिख रहा है हमें कि अलग अलग आएगा, फर्स्ट ब्राइट का जो पोजीशन है वो तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग आएगा, मगर ऐसा हो सकता है ना कि ऊपर जाने पे हो सकता है कि इसका n-वां ब्राइट इसके n2-वे ब्राइट पर ओवरलैप हो जाए, तो वही n1 हमें निकालना है। ठीक, अब क्या ऐसा कहा जाए भी, हाँ दोनों के पोजीशंस को बराबर कर देंगे, दोनों के y को बराबर कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, आगे आंसर। तो देखो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, देखो यहाँ हमें क्या करना है, देखो मान लेते हैं ये CBF है, बोर्ड पे देखो ये CBF है ना, माना पहली लाइट का n1 ब्राइट, ये n1 n2 ये कैलकुलेशन में, पहली लाइट का n1 ब्राइट इसका बच्चों n1वां ब्राइट इसके n2-वे ब्राइट पर, इसके n2-वे ब्राइट पे ओवरलैप होता है, इसका मतलब ये हो गया
कि जहां इसका N1 बन रहा है, N1 ब्राइट बन रहा है, वहीं पर उसका N2 ब्राइट बनना चाहिए। यही मतलब हुआ ना ओवरलैप का। अरे इसका N1 इसके N1 पे ओवरलैप नहीं हो सकता बच्चों, अलग अलग ऑर्डर आएगा। इसका 5 आएगा तो कुछ और आएगा, 5 नहीं आ सकता, 5 के ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इनका तो हाइट ही कम ज्यादा था पहले से। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि पहले का N1 किस पे ओवरलैप होता है, दूसरे के N2 पे ओवरलैप होता है। अब अगर ये दोनों ओवरलैप होते हैं तो क्या ऐसा कहा जाए ये दोनों एक ही जगह बनने चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो y हैं वो y क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। तो हम पहले इसका y निकालेंगे, फिर इसका y निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक, अच्छा y निकालेंगे कैसे? तो y का तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, डेल एक्स डी बाई डी होता है। वैल्यू पुट करो तो ये y1 इक्वल्स टू y2 करने वाले हैं बच्चों। तो बताओ पहले वाला जो कलर है, फर्स्ट जो कलर है, λ1 माना इसका वेवलेंथ है, ये λ1 मान लिया हमने, समझ रहे हो, ये λ1 मान लिया और λ2 मान लिया। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो बस, डेल एक्स। हाँ भाई ब्राइट फ्रिंज है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल एक्स क्या होता है? n लैम्डा, n1 λ1 d बाई डी इज इक्वल्स टू n2 λ2 d बाई डी। ठीक, d बाई डी से d बाई डी तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। और ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2। ये रिलेशन बच्चों अपने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ये ऐसे आता है, समझ में लग गया कैसे आया है? ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई यदि आप करोगे तो n1 अपॉन n2 का वैल्यू कैलकुलेट करने पे आता है बच्चों क्या? देखो n1 अपॉन n2 का वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ गया हमारे पास, कितना आ गया? λ2 बाई λ1। अब λ2 बाई λ1 को देखो तो ये 700 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो ये 7/4 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, आंसर आ गया। n1 अगर क्या हो 7, इफ n1 क्या हो 7 तो n2 क्या आएगा 4। यही मतलब हुआ ना इसका इशू का। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि पहली लाइट का 7th नंबर ब्राइट, पहली लाइट का 7th ब्राइट फ्रिंज दूसरी लाइट के 4th ब्राइट फ्रिंज पे ओवरलैप हो रहा है। कौन किस पे ओवरलैप हो रहा है? ओवरलैप कब होगा? जब दोनों का y इक्वल होगा। तो दोनों का y हमने इक्वल कर दिया। उसके बाद मान लिया इसका n ब्राइट होगा, उसका n1 होगा, उसका n2 ब्राइट होगा। कैलकुलेट किया तो क्या ऐसा कहा जाए भाई आंसर आ गया हमारे पास? क्या लिखेंगे आंसर? क्या आएगा? पहली लाइट का 7th ब्राइट सेकंड लाइट के 4th ब्राइट पे ओवरलैप करेगा। तो यहां हमसे क्या हुआ था, क्या पूछा हुआ था? फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द फर्स्ट लाइट। आंसर इज 7। ठीक है, मान लो सेकंड लाइट के ऑर्डर को पूछ लेता तो आंसर 4 दे देते। ठीक, अच्छा यहाँ देखो, इस पे देखो जरा, ये जो अपन ने यहाँ पर बना रखा है डायग्राम, इसको देखो। देखो बच्चों दोनों के जो CVF है ना वो तो एक ही जगह है, λ1 का भी और λ2 का भी। ठीक है, इस कैलकुलेशन से ये प्रूव हो गया कि फर्स्ट वाली लाइट है उसका 7th ब्राइट, फर्स्ट का जो 7th ब्राइट है दोस्तों, 7th ब्राइट फ्रिंज जो है फर्स्ट की, और 4th ब्राइट फ्रिंज जो है सेकंड की, वो आपस में क्या हो जाएंगी? ओवरलैप। यानी इसका जो y होगा वही y इसका। अच्छा, हमसे y भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ किस जगह ओवरलैप हुई है, y बताओ। y मतलब स्क्रीन पे CVF से हाइट बताओ किस जगह ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो क्या ऐसा कहा जाए वो y निकालने के लिए आप या तो इसके 7th का y निकाल दो या फिर इसके 4th का y निकाल दो, क्योंकि y तो दोनों का सेम ही आएगा। और y का क्या फॉर्मूला होता है? डेल एक्स डी बाई डी। तो या तो आप क्या लिखो, पहले किससे निकालेंगे तो 7 λ1 डी बाई डी, और सेकंड वाले का निकालेंगे तो 4th λ2 डी बाई डी। तो ये दोनों में से किसी का भी आप y निकाल दो, y सेम आएगा। और यही अपने शायद बिगिनर बॉक्स में y ही पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछा हुआ था कि बताएं किसका कौन सा हाँ भाई, तो क्या ऐसा कहा जाए ब्राइट फ्रिंज नीचे क्यों नहीं दिया? नीचे का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे CVF के नीचे चले जाओ, ब्राइट फ्रिंज नीचे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। नीचे वाले दिखा देंगे, इससे CVF के नीचे भी कहीं ना कहीं ओवरलैप होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि पहले लाइट का जो 7th ब्राइट है वो दूसरी लाइट के 4th ब्राइट पे क्या होगा? नहीं, जनरल फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें। ये वैसे जनरल फॉर्मूला ही तो है, ये हमने मान लिया इसका n1 है और उसका n2, उसके बाद दोनों के y को क्या कर दिया? बराबर। यहाँ मेन चीज है कि दोनों के y को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग कराने के लिए क्या रहेगा?
ठीक, तो क्या ऐसा कहा जाए भी हमसे कहा गया था क्या? चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। दिमाग पे जोर मत डालो, दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखो, फॉर्मूलों पे दिमाग मत लगाया करो, फॉर्मूले काम नहीं आते नहीं, लॉजिक काम आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको कैसे सोचना है और फिर कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को आगे। देखो हमसे ये बोला हुआ है कि दो लाइट हमने यूज की है 400 और 700 नैनोमीटर की, ठीक है बच्चों। फिर ये पूछा हुआ है कि बताओ 400 नैनोमीटर का कौन सा ब्राइट फ्रिंज 700 नैनोमीटर के किस ब्राइट फ्रिंज पे ओवरलैप हो जाए, ये पूछा है हमसे सीधे क्वेश्चन में। अब क्या ऐसा कहा जाए भी कि जो पहला वाला है 400 ये सीडीएफ मान लेते हैं, तो सीडीएफ तो दोनों के लिए सेम है। अब जो 400 वाला है 400 वाले का कौन सा ब्राइट फ्रिंज, तो इसके तो बहुत सारे ब्राइट फ्रिंज है, इसी तरह से दूसरे वाले 700 के बहुत सारे ब्राइट फ्रिंज है। अब इसका कौन सा ब्राइट फ्रिंज इसके कौन से ब्राइट फ्रिंज पे ओवरलैप होगा वो हमें क्या मालूम, देख के तो बता नहीं सकते। तो हमने क्या किया, मान लिया, माना कि इसका N1 जो ब्राइट फ्रिंज है वो इसके N2 वे ब्राइट फ्रिंज पे जाके ओवरलैप होता है। अब ओवरलैप का क्या मतलब है? ओवरलैप का मतलब ये है कि इस पहली वाली लाइट का N1वां ब्राइट फ्रिंज जिस जगह बन रहा होगा, दूसरी वाली लाइट का भी N2वां ब्राइट फ्रिंज उसी जगह बनना चाहिए, तभी तो ओवरलैप होगा। यानी दोनों का वाई क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। यानी क्वेश्चन में फॉर्मूले की तो बात बाद में आएगी, पहले लॉजिक की बात आती है कि भाई ओवरलैप जब हो रहे हैं तो करना क्या है। तो ओवरलैप जब हो रहे हैं तो करना यह है कि दोनों की हाइट को बराबर कर देना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो पहली वाली लाइट है उसका N1वां ब्राइट दूसरी वाली लाइट के N2 वे ब्राइट पे ओवरलैप होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों का जो y है, अब किसी भी फ्रिंज का y क्या होता है, डेल x डिवाइड ही होता है। तो पहले जो अपनी पहली वाली लाइट है इसके लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, N1 λ1 डी बाई डी, और दूसरी लाइट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो N2 λ2 डी बाई डी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, इसको चाहो तो आप ऐसे याद रखें, ठीक है। फिर हमने यहाँ रेशियो कैलकुलेट किया तो N1 अपॉन N2 आ रहा है 7/4। तो N1 क्या चीज है, N1 है पहली लाइट का ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कि भाई कौन सी ब्राइट फ्रिंज है। तो क्या ऐसा कहा जाए पहली लाइट की 7th ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो दूसरी लाइट की 4th ब्राइट फ्रिंज पे ओवरलैप। बात समझ में लग गई। एक आपसे y पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी जगह पे ओवरलैपिंग होगी, तो आप इसमें किसी भी एक का y निकालो। तो चाहो तो आप इसके फर्स्ट के 7th का y निकाल दो या सेकंड लाइट के 4th ब्राइट का y निकाल दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जैसे ये क्वेश्चन है तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में करवाया था, कल जो डिस्कशन चल रहा था उसमें भी किया था हमने। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स गिवन हैं और जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपसे खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन घर पे एक बार जरूर से ट्राई करें, ये होमवर्क है आज का। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अरे तैयार हो भाई, करोगे कोशिश, पेपर में भी आप ही को करना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो थोड़े बहुत क्वेश्चन देते हैं, 5-7 क्वेश्चन करके देखो, इलस्ट्रेशन करके देखो। थ्योरेटिकली सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी इम्पैक्ट जितने दिए हैं उससे भी ज्यादा कवर कर, तो आप एक बार इसको ट्राई करो। हेडिंग डालो बच्चों नेक्स्ट, 1 मिनट के लिए स्क्रीन हट रही है, दोबारा आ जाएगी। अब कुछ अगला पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, उस पर चलते हैं थ्योरेटिकली। और वो पॉइंट है ऑप्टिकल पाथ। अगला थ्योरेटिकल पॉइंट है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, हाँ बच्चों स्क्रीन नजर आ गई? स्क्रीन दिख रही है? हाँ ओके। हाँ बच्चों देखो, हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल पाथ, है ना। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, देखो इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। ये जो स्टैंडर्ड वाईडीएसटी है, अरे ब्राइट फ्रिंज है इसीलिए तो जनरल फॉर्मूला लगाया। जनरल फॉर्मूला तो दोनों के लिए वैलिड होता है ना राजशेखर। ब्राइट फ्रिंज के लिए जनरल फॉर्मूला लगाया क्योंकि N1 भी ब्राइट फ्रिंज थी, तो N1 भी ब्राइट फ्रिंज के लिए
जनरल फॉर्मूला ही तो लगाएंगे वाई का, क्योंकि वाई जो डेल एक्स डी बाई डी होता है वो तो सभी के लिए वैलिड होता है, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। ठीक है, ये मॉड्यूल में कहाँ है, ये मिल जाएगा आपको मॉड्यूल में, पेज नंबर देखना पड़ेगा, पेज नंबर को याद है, ये है पेज नंबर मॉड्यूल में 82 पे है, और ये मॉड्यूल मेरे पास पुराना वाला है, पेज नंबर 82 पे है शायद ही, 79 पर है, किसी ने कहा है 79 पर, तो ढूंढ लेना यार कहां पर, पेज नंबर भी बताना पड़ेगा क्या, पेज नंबर को भी याद करोगे? ठीक, तो चलो अपने पॉइंट्स पे चलते हैं, मतलब इस टॉपिक पे चलते हैं अगला। हाँ बच्चों, अगला क्या है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब होता है? देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे वाईडीएससी में, वाईडीएससी की पार्ट है कि हमने क्या किया, दो स्लिट ली S1 S2, उसके बाद सामने स्क्रीन रख दी, और हमने यहाँ पर ये मान लिया था कि अगर हम किसी जर्नल पॉइंट P पर डेल एक्स निकालें, पाथ डिफरेंस निकालें, तो एक वेव S1 से जाती है और दूसरी वेव S2 से जाती है और P पॉइंट पर मिलती है। फिर हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, तो S2P माइनस S1P लिया था, सॉल्व किया था, तो d sin थीटा आया था, फिर d sin थीटा को d tan थीटा लिख दिया था, और फिर अपने पास वो y का फॉर्मूला आ गया था डेल एक्स डी बाई डी। ठीक, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली जो वेव है, फर्स्ट वाली जो वेव है, ये किसमें ट्रेवल करके जा रही है, एयर में, एयर में या वैक्यूम में, एक ही बात है। और दूसरी वाली जो वेव है वो भी पूरी किसमें ट्रेवल करके जा रही है, एयर में। इसका मतलब पहले वाले का पाथ भी किसमें था, एयर में, दूसरी वेव का पाथ भी किसमें है, एयर में। तो वहां जब हमने पाथ डिफरेंस निकाला तो वो पाथ डिफरेंस बिल्कुल सही पाथ डिफरेंस है, क्योंकि दोनों वेव सेम मीडियम में ट्रेवल करती हुई आई। ठीक है, मगर मान लो कि हम किसी एक स्लिट के सामने, किसी एक स्लिट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम की प्लेट लगा दें, वहां पर ऐसे कांच की प्लेट लगा दी, ऐसे मान लो ग्लास की प्लेट लगा दी। इस प्लेट का थिकनेस कितना है बच्चों, माना टी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू। तो क्या ऐसा कहा जाए, इस केस को अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड केस से, तो स्टैंडर्ड केस में तो क्या था, ये वाली भी पूरी एयर में चल के जा रही थी वेव, और ये वाली जो वेव थी ऊपर वाली वो भी पूरी एयर में चल के जा रही थी। और यहाँ हमने क्या किया है कि इसके पाथ में या स्लिट S1 के सामने हमने यहाँ पर टी मोटाई का, टी थिकनेस का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया। अब जरा सोचो, ये वाली जो लाइट है ना बच्चों, ये तो किसमें ट्रेवल करके जा रही है, अभी भी एयर में, मगर ये वाली जो लाइट है ये बच्चों कुछ तो ट्रेवल कर रही है एयर में, और कुछ ट्रेवल कर रही है किसमें, मीडियम में। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जब यहाँ पे आप पाथ डिफरेंस निकालोगे टी पॉइंट पे, अब हम जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो उस पाथ डिफरेंस को हम बच्चों सीधे सीधे S2P माइनस S1P नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों जो वेव्स हैं ये किसमें ट्रेवल करके जानी चाहिए थी, सेम मीडियम में, तब जाके पाथ डिफरेंस, वहां पर पाथ डिफरेंस कहलाएगा, सही पाथ डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ गड़बड़ क्या हो गई है कि मीडियम बदल गया, एक वेव तो एयर में चल के जा रही है, और दूसरी वाली जो वेव है, दूसरी वाली जो वेव है वो पूरी कंप्लीट एयर में ट्रेवल करके नहीं जा रही है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो उस मीडियम में से भी ट्रेवल करके जा रहा है। ठीक, तो यहाँ ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब होता है, तो बच्चों ऑप्टिकल पाथ का मतलब ये है मोटा मोटा, अगर अपन इसको समझे तो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे कि ये जो हमें ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है टी मोटाई की, तो यहाँ पर एक्चुअल में तो क्या हो रहा होगा, तो एक्चुअल में तो ये हो रहा होगा कि ये जो वेव है ये ट्रांसपेरेंट शीट में से पार करके जाएगी, इसको पास करके जाएगी। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, अगर कोई वेव टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी ट्रांसपेरेंट पोर्शन को पार करके जाती है, किसी मीडियम को पार करके जाती है, तो हमें ये पता लगाना है कि इस वेव को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तब इस टी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। अरे ठीक है ना भाई, टी मोटाई के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले पोर्शन को पार करने में कितना टाइम लगा, माना वो टाइम कैपिटल टी है ना। तो हमें ये पता करना है कि इस स्लैब को पार करने में लाइट को कितना टाइम लगा। अगर ये स्लैब नहीं होती, अगर ये स्लैब यहां नहीं होती, मतलब एयर होती यहां पर भी, तो उतने ही टाइम में ये वेव कितना ट्रेवल करती इन एयर या इन वैक्यूम, जितने टाइम में वेव इस स्लैब को पार कर रही है उतने ही टाइम तक वेव अगर एयर में चल रही होती तो कितना लेंथ ट्रेवल करती, वो लेंथ कहलाती है बच्चों ऑप्टिकल पाथ, या इक्विवेलेंट पाथ भी बोलते हैं इसको, कई बुक्स में इक्विवेलेंट पाथ लिखा रहता है। कुल मिला के बात यह है
कि टी मोटाई का जो स्लैब है हमारा, उसको पार करने में जितना टाइम लगा, पहले तो हम वो टाइम निकालेंगे, और उसके बाद अगर वहां पे वो स्लैब नहीं होती, स्लैब नहीं होती मतलब क्या होता, वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्यों चाहिए हमें, क्योंकि दूसरी वाली वेव भी तो वैक्यूम में चल रही है या एयर में चल रही है। तो अगर वहां पे स्लैब नहीं होती, वहां अगर एयर होता, तो उतने ही टाइम में लाइट उस एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो एयर में करती उतने ही टाइम में जितने टाइम में स्लैब को पार किया है। तो बच्चों जो एयर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो कहलाती है इक्विवेलेंट पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव इन एयर। ठीक, इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है ये, इसको पढ़ो। थिकनेस टी इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्विवेलेंट, थिकनेस टी का मतलब है पाथ टी, है ना। थिकनेस टी इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्विवेलेंट टू ए लेंथ म्यू टी इन वैक्यूम और एयर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये म्यू टी कैसे आता है वो भी निकालते हैं, ये तो सीधा कंक्लूजन लिख दिया इन्होंने। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या करना है बच्चों, जैसे ये वाली वेव किस में जा रही है, एयर में, वैसे ही हम चाहते हैं कि ये वाली एयर भी पूरी की पूरी किस में चले, एयर में। अब इसका कुछ हिस्सा तो एयर में चल ही रहा है, वो हमें भी दिखता है, मगर कुछ हिस्सा किस में चल रहा है, मीडियम में चल रहा है। तो इक्विवेलेंट पाथ लेंथ का मतलब ये होता है बच्चों कि उस मीडियम को तो वहां से हटा दो, और हाइपोथेटिकली ऐसा मान लो कि वहां पर भी क्या है, एयर है। तो अगर वहां मीडियम नहीं होता, वहां क्या होती, एयर होती, तो उस एयर में वेव कितना चलती वो कहलाती है इक्विवेलेंट लेंथ ट्रेवल्ड इन वैक्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लेंथ ट्रेवल्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। चैट बॉक्स में यस नो बोलो। क्लियर है, गॉट इट, ओके। कईयों ने नो भी लिखा है, ज्यादातर ने तो क्लियर। हर्षवर्धन तो फिर परमानेंट है अपना ग्राफ। इक्विवेलेंट पाथ लेंथ नाम से पता चल रहा है ना बच्चों, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जो आपको दिया हुआ है पोर्शन, क्या दिया हुआ है, मीडियम दिया हुआ है, कितनी थिकनेस का है, टी थिकनेस का है, हमें उसको तो रबड़ से मिटाना है, और वहां पर कौन सा पाथ लगा देना है जो एयर में ट्रेवल होता, किसमें ट्रेवल होता। कुल मिला के हमें इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसको भी किसमें बदल देना है, एयर में, ऐसे मान लो। अब अगर हम कैसे भी करके इसको एयर में बदल दें, तो ये बाहर तो एयर में चली रही है, यहां से भी इसको हटा के हम एयर पाथ में बदल देंगे, तो एयर पाथ ही बच्चों क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट पाथ कहलाता है। किसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट। ठीक, तो आप यहां पर ये ध्यान रखो, ये भी प्रूव करते हैं अपन, प्रूव कर ही लेते हैं इसको। पहले तो आप ये समझो कि हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या दिया हुआ है, टी लेंथ का एक ग्लास का स्लैब दिया हुआ है, कोई भी मीडियम दिया हुआ है, हम इक्विवेलेंट पाथ निकालना चाहते हैं, उसी को ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, उस टी को तो हटाने वाले हैं वहां से, और टी की जगह अगर वहां क्या होता, एयर होता, तो एयर में कितना ट्रेवल करती वेव वो हमें पता करना है, वो पाथ हमें पता करना है। उस पाथ को ही बच्चों क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पाथ या ऑप्टिकल पाथ। उसके बाद आप ऐसा मान सकते हो कि उस टी मोटाई के पाथ को तो आप हटा दो, और उसकी जगह उस एयर में ट्रेवल पाथ को कंसिडर करो, तो पूरी ही वेव किसमें कहलाएगी, एयर में कहलाएगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पाथ या ऑप्टिकल पाथ बच्चों ऐसे निकालते हैं। मान लो समझने के लिए, मान लो समझने के लिए कि ये हमारे पास एक वेव, ये इस तरह से, ये बिल्कुल पूरी वैक्यूम में जा रही है, इसमें कोई कहीं पर भी मीडियम चेंज नहीं किया हमने, है ना, ये एयर में या वैक्यूम में कुछ भी मान लो। ये पॉइंट है बच्चों ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये लेंथ है मान लो एल। तो इस केस में अगर हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालें या पाथ लेंथ ऑफ द रे निकाले, तो क्या ऐसा कहा जाए, यहाँ पाथ लेंथ तो सीधे सीधे एल ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है, मीडियम चेंज हुआ ही नहीं। यानी यहाँ पर जो ऑप्टिकल पाथ होगा बच्चों, यहाँ जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो तो क्या होगा, एल होगा। और ये जो ऑप्टिकल पाथ है, इस केस में जो ऑप्टिकल पाथ है, इसको आप ज्योमेट्रिकल पाथ भी बोल सकते हो, चलेगा। ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब समझते हैं ना, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन जो स्केल से मापा जा सके, वो ज्योमेट्रिकल पाथ है। तो इस केस में जब वेव किस में चल रही है, एयर में चल रही है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ यानी एल और ऑप्टिकल पाथ यानी एल एक ही बात, जो कि हम करते भी हैं, क्योंकि आज से पहले जब अपन पाथ लेंथ निकालते थे तो सीधा S2P लिख देते थे। तो S2P या S1P जो होता था वो ज्योमेट्रिकल पाथ ही तो होता था, और वो वहां उस केस में ज्योमेट्रिकल पाथ ही ऑप्टिकल पाथ होता था। ये दोनों एक ही बन जाते हैं जब वैक्यूम होता है। मगर मान लो सेकंड केस में हमने क्या किया,
कि बच्चों वेव तो वही है, पॉइंट ए भी वही है, पॉइंट बी भी वही है, इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिकल सेपरेशन भी एल ही है, मगर हमने यहां बीच में क्या कर दिया, एक स्लैब लगा दी। अब स्लैब अगर आपने लगा दी है तो माने स्लैब का थिकनेस कितना है टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। तो हम ये चाहते हैं कि जो इधर का पोर्शन है एयर में ट्रेवल्ड और जो इधर का पोर्शन है एयर में ट्रेवल्ड, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो हमें दिख भी रहा है, मगर हम चाहते हैं कि ये जो टी मोटाई का पोर्शन है मीडियम वाला, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाए, एयर में। मतलब हम चाहते हैं कि ये जो डायग्राम है पूरा का पूरा ऐसा कन्वर्ट हो जाए, एयर ही एयर आ जाए। तो उसके लिए हमें टी थिकनेस में जो वेव चली है, अच्छा मीडियम में तो कितना चली है टी, मगर यहाँ मीडियम नहीं होता और एयर होती तो उसमें ये कितना चलती, वो अपने को निकालना है, वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाथ। ठीक है, अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन बहुत आसान है बच्चों इसकी। देखो कैलकुलेशन ऐसे है, देखो पहले मैं बोल देता हूँ फिर कैलकुलेट करते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास टी मोटाई का एक मीडियम है, तो आपको करना सिर्फ इतना सा है, देखो यहां से लेकर तो यहां तक एयर है ही, यहां तक तो एयर है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे भी जब ये पार निकल जाएगी तो यहां से लेकर यहां तक भी एयर है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम इस वाले हिस्से का इक्विवेलेंट लेंथ निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करो कि वेव को इस स्लैब को पार करने में कितना टाइम लगा है वो टाइम निकालो। इस स्लैब को वेव को पार करने में कितना टाइम लगा है वो टाइम निकालो, फिर जितना टाइम इसमें लगा है उतने ही टाइम तक वेव को किसमें चलाओ, एयर में चलाओ, हवा में चलाओ। यानी यहाँ टाइम सेम रखना है, जितने टाइम में स्लैब को वेव ने पार किया है उतने ही टाइम तक वेव को किसमें चलाओ, एयर में चलाओ। तो बच्चों एयर में जितना वो चलेगी, एयर में जो वो पाथ चलेगी वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाथ। यानी फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस टी मोटाई के पाथ को तो हटा देंगे और इसकी जगह वो वाला पाथ जोड़ेंगे। यस और नो बोलो भाई। क्लियर है? वेरी गुड, अब क्लियर आ रहा है सभी का, है ना? एक बार और बोलता हूं, ये बेटा एक फॉर्मूला आएगा अभी, ज्यादातर तो ये फॉर्मूला लिखा के काम चल जाता है, ये तो अपन ने समझने के लिए इतना डिस्कशन कर रहे हैं। राजशेखर जो है वो एक फॉर्मूला आएगा बेटा बाद में, उसको याद करना, दिमाग मत लगाओ क्या हो, ठीक है ना? ऑप्टिकल पाथ बिना स्लैब के कैसे हो सकता है? अब इसका तो क्या ही जवाब दिया जाए। हाँ अब समझ में आ गया, केतन गोयल बोल रहा है पहले समझ में नहीं आया था सर, अब समझ में आ गया। हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा, बिल्कुल सही बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा। और बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो क्या होता था, दो रेजिस्टेंस हटा के हम एक लगा देते थे। यहाँ हम मीडियम ही बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी वेव किसमें चल रही है, एयर में, बस ये छोटा सा हिस्सा ही एयर में नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा अगर एयर में नहीं चल रहा था तो हमने क्या किया कि इस छोटे से हिस्से को भी हमें हटाना है और इसकी जगह भी एयर में ट्रेवल्ड पाथ निकालना है। तो उसका फंडा क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हम क्या करेंगे, इस पाथ को कवर करने में, इस टी मोटाई को कवर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम निकालेंगे पहले, फिर जितने टाइम में वेव इस स्लैब को पार करती है उतने टाइम तक वेव को एयर में चलाएंगे, फिर देखेंगे वो एयर में कितना चलती है गिवन टाइम में। तो एयर में बच्चों को जितना चलेगी इस गिवन टाइम में वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाथ, वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाथ या ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड इन एयर। ट्रेवल्ड इन एयर इसका मतलब मीडियम गायब हो गया है, अब कौन आ गया इसकी जगह भी, एयर आ गया। तब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो हमें बताएं टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम निकालने यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चों टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम के लिए हमने क्या किया, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, स्लैब की, स्लैब की डिस्टेंस, पूरी एल डिस्टेंस नहीं लेनी है क्योंकि पूरी एल डिस्टेंस में तो एयर का पोर्शन भी आ रहा है ना, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें तो बस इसी में दिक्कत आ रही है। तो इसको पार करने में कितना टाइम लगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया थिकनेस के बराबर डिवाइडेड बाय स्पीड। हाँ बच्चों इसके अंदर स्पीड माना v है और हमें मालूम है किसी भी मटेरियल के अंदर जो स्पीड होती है वो c बाय म्यू के बराबर होती है। याद करो म्यू का डेफिनेशन यही था, म्यू क्या होता है, c बाय v होता है, तो v क्या हो गया, c बाय म्यू, यहाँ रख दो c बाय म्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू t डिवाइडेड बाय c।
अब ये जो टाइम आया है, ये टाइम आया है वेव को स्लैब को पार करने में लगा टाइम। इतने टाइम में अगर ये किसमें चले, एयर में चले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर या डिस्टेंस इन एयर, हाँ बताओ, डिस्टेंस एयर में निकालनी है, बताओ जी, डिस्टेंस इन एयर, इन, ये कैपिटल टी लिख देते हैं, इन टाइम कैपिटल टी। हाँ भाई बताएं, एयर में डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या ऐसा कहा जाए, एयर में तो स्पीड सी के बराबर होगी, एयर में तो स्पीड सी के बराबर होगी, तो स्पीड तो होगी बच्चों सी, टाइम कितना है, ये इतना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है एयर में, सी, और टाइम कितना है, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, न्यूटी बच गया, ये कितना बच गया बच्चों, न्यूटी बच गया। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर कोई वेव, अब फाइनल कंक्लूजन की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, इस डेरिवेशन का आप चाहो तो ध्यान रखो, चाहो तो मत रखो। अगर कोई वेव इस स्लैब को कैपिटल टी टाइम में पार करती है, तो उतने ही कैपिटल टी टाइम में वो वेव एयर में म्यू टी के बराबर चलती है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, म्यू टी, मतलब जितने टाइम में स्लैब को पार किया जा रहा है, उतने ही टाइम में अगर वेव किसमें चले, एयर में चले, तो वो टी नहीं चलेगी बच्चों, वो कितना चलेगी, म्यू टी चलेगी। कितना चलेगी, म्यू टी चलेगी। तो ये म्यू टी कहलाता है क्या, ऑप्टिकल पाथ या इक्विवेलेंट पाथ, और यही इस रेड कलर की लाइन में लिखा हुआ है। अब दोबारा पढ़ो इसको, थिकनेस टी इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्विवेलेंट टू ए लेंथ म्यू टी इन वैक्यूम। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मीडियम में जो टी लेंथ है वो एयर में म्यू टी लेंथ के बराबर होती है। यस और नो बोलो भाई। क्लियर है, सी कैसे एलिमिनेट हो गया बच्चे, सी तो टाइम में सी नीचे आ रहा है, सी से, अरे समझ रहे हो ना, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये सी कैसे कैंसिल हो गया, ये पूछा है किसी ने। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर निकालना है देखो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन एयर इनटू टाइम। स्पीड एयर में कितनी होती है, सी के बराबर। टाइम कितना निकाल रखा है आपने पहले ही, न्यू टी डिवाइडेड बाय सी, सी से सी काट दो, न्यू टी बची। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला वेव ऑप्टिकल पाथ कैसे होगा, अरे पहले वाले केस में तो जितना पाथ चल रहा है वो एयर में ही चल रहा है ना, तो एयर में चला गए पाथ को ही ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। एयर में या वैक्यूम में चले गए पाथ को ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। इस सेकंड वाले में क्या गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है कि इसमें कुछ पोर्शन तो एयर में चल रहा है, तो उसको तो हम सीधे सीधे ऑप्टिकल पाथ कहेंगे, मगर इस वाले पोर्शन में एयर नहीं, इसमें कोई दूसरा मीडियम था, तो दूसरे मीडियम में चले गए पाथ को हम ऑप्टिकल पाथ नहीं कहेंगे। तो हमें इस मीडियम में चले गए पाथ को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एयर में ट्रेवल्ड पाथ के पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि इस मीडियम में जो टी लेंथ का पाथ हमने चला है उसके इक्विवेलेंट पाथ हमें ढूंढना पड़ेगा जो एयर में ट्रेवल किया गया होता। तो वो जो एयर में ट्रेवल किया गया पाथ होता है बच्चों, वो किसके बराबर आता है, म्यू टी के बराबर आता है। तो आपको तो सीधे सीधे अब ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्लैब का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको पूरे लेंथ में से सबसे पहले तो स्लैब की लेंथ को, हाँ मीन्स इक्विलाइज किया, हाँ इक्विलाइज ही तो कर रहा है, इतनी देर से होता है। तो हमें बच्चों क्या करना है, उस पूरे पाथ में से जो एयर वाला पाथ है उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं, ठीक है। जो ये मीडियम वाला हिस्सा है आपको उस पूरे पाथ में से ये मीडियम वाला हिस्सा तो हटा देना है और इसकी जगह क्या जोड़ देना है, म्यू टी जोड़ देना है। टी को तो सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसकी जगह इक्विवेलेंट पाथ ऐड कर देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट पाथ ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है, म्यू टी ऐड कर देना है। जैसे देखो देखो जैसे यहां पे बात करते हैं, यहां जगह है, हाँ भी बताओ, ये है हमारी वो वेव, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बच्चों बी पॉइंट। ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी है, एल, स्केल से मापी जा सके वो तो एल है ना। अच्छा, अगर ये पूरा ही वैक्यूम होता तो इस केस में ऑप्टिकल पाथ को क्या बोलते, ऑप्टिकल पाथ को क्या बोलते, एल के बराबर ही बोलते ऑप्टिकल पाथ। अरे पूरा ही अगर एयर होता तो वैक्यूम होता है, एयर होता है, एक ही बात है।
तो जब वेव पूरी ही एयर में चल रही है तो एयर में जो ट्रेवल्ड पाथ है बच्चों उसी का नाम ऑप्टिकल पाथ या वैक्यूम में चली गई का पाथ है ऑप्टिकल पाथ है। तो यहाँ तो सीधे सीधे ऑप्टिकल पाथ एल के बराबर आ गया। यहाँ तो सीधे सीधे ही ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। मगर मान लो कि यहां पर हमने क्या किया, केस नंबर 2 में देखो ज्योमेट्रिकल पाथ तो एल ही रखा है मगर बीच में हमने एक स्लैब इंसर्ट करा था, ये टी मोटाई की स्लैब है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताओ ऑप्टिकल पाथ क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्टिकल पाथ क्या है, चैट बॉक्स में दिमाग लगा के बताओ। कोई म्यू टी नहीं आएगा बेटा। ऑप्टिकल पाथ तो ए से लेकर बी तक का मापना है ना। यहां ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालेंगे देखो, हाँ बिल्कुल सही है, एल माइनस म्यू टी। किसी ने आंसर दिया है एल माइनस म्यू टी, मासूम ने दिया है एल माइनस म्यू टी। थोड़ा सा सही है और पूरा सही नहीं। अब है आनंद एल प्लस म्यू टी नहीं, एल माइनस पी प्लस म्यू टी। ये किसका आंसर है, नीरज का आंसर है एल माइनस पी प्लस म्यू टी। विजेंद्र का आंसर है एल माइनस पी प्लस म्यू टी। जिसका भी आंसर एल माइनस पी प्लस म्यू टी है वो सब सही है। कैसे है अभी समझाया था ना, आप सब खुद ही समझ में आ गया हो आपको। देखो कई लोगों को तो डायरेक्ट ही समझ में आ गया। देखो बच्चों क्या है, हमें क्या निकालना है, एयर में ट्रेवल किया गया पाथ निकालना है, उसी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो यहाँ जो एयर में ट्रेवल पाथ हो रहा है जो आंखों से दिख रहा है, पहले तो वो बता दो मुझे। तो क्या ऐसा कहा जाए भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एयर ही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एयर ही, ठीक है। अच्छा ये टोटल लंबाई कितनी है एल, तो क्या ऐसा कहा जाए जो एयर में ट्रेवल्ड लंबाई अभी नजर आ रही है हमें वो कितनी हो गई, एल माइनस टी। अरे एल माइनस टी ही तो है, दोनों मिला के एल माइनस टी होगी, ठीक। अब कौन सा हिस्सा बच गया, किसमें एयर नहीं है, आंसर इस टी वाले में एयर नहीं है सर। तो टी वाले में अगर एयर नहीं है तो इस टी वाले को भी एयर में कन्वर्ट कराओ। तो जो मीडियम में टी है वो एयर में कितना होता है, म्यू टी। तो यहां पर म्यू टी जोड़ दिया जाए। ये म्यू टी किसकी जगह जुड़ा है, स्लैब की जगह। बाकी अगल बगल में तो जो वेव है वो तो ट्रेवल कर रही है एयर में। तो यहाँ क्या ऐसा कहा जाए बच्चों, आप तो सीधे सीधे ऐसे ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें ज्योमेट्रिकल लेंथ जो भी कुछ नजर आ रही है, जैसे यहाँ एल नजर आ रही है, उस एल में से थिकनेस को तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। उससे तो आपके पास अगल बगल का एयर पाथ आ जाएगा और फिर उसमें म्यू टी उठा के जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि जो बीच का हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है टी वाला जो हिस्सा है, जो म्यू मीडियम का हिस्सा है, वो टी अपने को नहीं लेना है सीधे सीधे, उसकी जगह क्या लेना है, म्यू टी लेना। तो आप क्या करेंगे, एल माइनस पी कैसे, राजशेखर। अरे एयर का हिस्सा कितना है भाई इसमें, एल लंबाई में एयर है, एल लंबाई है ए और बी के बीच, उसमें से टी वाले हिस्से में मीडियम है। तो हवा की लेंथ कितनी हुई, तो इस टोटल एल में से टी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अगल बगल की हवा की लेंथ आ जाएगी ना। अब क्या बचा, यहां से लेकर भाई यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ तो हो गई ये वाली एल माइनस टी। और अब ये जो बच गई है बीच की लेंथ, ये टी है मगर मीडियम में, और हमें मीडियम में नहीं चाहिए, हमें तो एयर में चाहिए। तो एयर में इस टी की जगह क्या लिखेंगे, म्यू टी। तो आप तो सीधे सीधे ध्यान रखो, जो भी लेंथ है, दोबारा बोलता हूं, जो भी लेंथ है ए और बी के बीच की वो पूरी लेंथ लिख दो आपको पहले, कितनी है एल। उसमें से स्लैब की थिकनेस को तो सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी जगह म्यू टी ऐड कर देना है। ये ध्यान रह जाएगा इतना सा, क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। क्या करना है, अरे इन सबको छोड़ो, क्वेश्चन अपने नीट में कौन अपने से एक्सप्लेनेशन पूछने वाला है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, टी थिकनेस को तो सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसकी जगह म्यू टी जोड़ देना है, बस काम खत्म हुआ, हो गया। वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गया आपके पास अपने आप। अब जरा चेक करो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू एल प्लस टी म्यू माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसा। अब जरा चेक करो, अगर यहाँ स्लैब नहीं होती, पूरा वैक्यूम ही होता, जैसे केस फर्स्ट में हो रहा है, तो बच्चों अगर यहाँ पूरा वैक्यूम ही होता तो ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर आता, एल के। मगर जैसे ही आपने स्लैब लगाई तो ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर आ रहा है, एल प्लस टी म्यू माइनस 1 के। इसका मतलब ये है कि जब स्लैब नहीं होती तो ऑप्टिकल पाथ एल के बराबर होता, मगर स्लैब इंट्रोड्यूस कर देने से ऑप्टिकल पाथ अब एल प्लस टी म्यू माइनस 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्लैब रख देने से
ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज आ जाता है? सही बात है ना भाई, पहले क्या आ रहा था? एल आता, अरे कुछ नहीं होता तो एल आता, अब कितना आ रहा है? एल प्लस टी म्यू माइनस वन आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है टी इंटू म्यू माइनस वन, ये स्लैब की वजह से ही तो आ रही है। तो ये कहलाता है पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब। क्या कहलाता है बच्चों? भाई इतना ही तो डिफरेंस आ गया। तो ये कहलाता है पाथ डिफरेंस ड्यू टू स्लैब, ड्यू टू स्लैब। ठीक, अब आगे बात करते हैं, यहां तक बहुत सही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो अच्छा जरा सोच के बताओ, ये जो नया ऑप्टिकल पाथ है स्लैब रख देने के बाद, अगर स्लैब नहीं होती तो पाथ क्या था? एल था, इसलिए कंपैरिजन के लिए अपन ने ऊपर बना रखा है। अब जब स्लैब लगा दी है तो ऑप्टिकल पाथ ये आ रहा है। सोच के बताएं, बाद वाला ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है या पहले वाला ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है? बाद वाला, वेरी गुड, बाद वाला ज्यादा है भाई। बाद वाला ऑप्टिकल पाथ क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वैक्यूम वाले पाथ की लंबाई एल मान लो और अब उसमें कोई स्लैब फिट कर दो, तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो बढ़ जाती है। उसकी इफेक्टिव लेंथ मतलब ऑप्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें ये वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि सिर्फ अगर वैक्यूम होता तो ये वाला फैक्टर नहीं आता। ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब जरा वापस से YDSC पे आते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मान लेते हैं ये हमारे पास YDSC का वो सेटअप है, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा बच्चों, वापस से हम वही YDSC सॉल्व करना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कोई जर्नल पॉइंट है, उस जर्नल पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, ये हमारा टारगेट है। क्यों? क्योंकि अगर वो पाथ डिफरेंस हमें पता चल जाएगा तो हम पाथ डिफरेंस की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और फेज डिफरेंस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, स्क्रीन के ऊपर कोई जर्नल पॉइंट है P, और हम इस जर्नल पॉइंट का बच्चों y भी निकालना चाहते हैं कि भाई ये जो जर्नल पॉइंट है इसका वो जो पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट, उससे हाइट कितना है? y। जर्नल जो YDSC था, पुराना वाला YDSC, उसमें हमने y निकाला था, तो याद करो डेल x डी है जर्नल YDSC में। अभी देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? एक YDSC का सेटअप लिया है, और उस YDSC के सेटअप में हमने बस चेंज क्या किया बच्चों कि किसी एक स्लिट के सामने, मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है, इसके सामने बच्चों हमने वो ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी है। इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। और हमें वापस से उस P पॉइंट पर क्या करना है? पाथ डिफरेंस निकालना है। मतलब वही जर्नल डेरिवेशन हम दोबारा करने वाले हैं जो हम YDSC स्टैंडर्ड में कर चुके पिछली क्लास में। ठीक, तो यहाँ पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? शुरू हो जाओ। पाथ डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? 2 वेव भेजेंगे। एक तो कहां से भेजेंगे? S2 से भेजेंगे। तो क्या ऐसा कहा जाए भी S2 वाली जो वेव है वो तो पूरी की पूरी वैक्यूम में ट्रेवल करके ही जाएगी, यानी इसमें हमें कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं। मगर जो S1 से वेव जा रही है बच्चों, वो S1 से जाने वाली जो वेव है उसका कुछ हिस्सा तो किसमें से जा रहा है? एयर में से, और कुछ हिस्सा किसमें से जा रहा है? मीडियम में से जा रहा है। तो यहाँ हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि इस केस में ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब S2P में ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ नजर आ रहा है वही ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, बिकॉज वो वैक्यूम में पाथ। ठीक, अब पाथ डिफरेंस निकालते हैं P पे। तो पाथ डिफरेंस अगर आप P पे निकालोगे तो देखो एट P, हाँ भी बताएं पाथ डिफरेंस को क्या लिखें? ये लिख देते हैं डेल x। बोलो भाई, पाथ डिफरेंस एक पाथ में से दूसरे को घटा देना है, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा S2P। तो S2P तो बच्चों ऐसा का ऐसे लिख दिया हमने माइनस। अब ये जो ऊपर S1P है इसको आपको सही से लिखना आना चाहिए। तो क्या ऐसा कहा जाए S1P वाला पाथ कैसे लिखेंगे? जैसे अभी समझाया था, जैसे वो L था ना, वो L वाला, तो जैसे L के बीच में स्लैब आ गई थी, उसी तरह से S1P के बीच में स्लैब आ गई। तो यहाँ पर क्या ऐसा कहा जाए भी यहाँ पाथ कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे S1P तो है ज्योमेट्रिकल पाथ, बिल्कुल नेट पाथ ज्योमेट्रिकल, उसमें से थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है और म्यू टी को ऐड कर देना है। ये चीज कितने लोगों के समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश, सभी के आगे लगभग सबने क्लियर लिखा है, क्रिस्टल क्लियर, धन्यवाद। अपने आप को 2 समझ में आ गया आपको। बच्चों क्या करना है? जब भी स्लैब आ जाए क्या करना है?
जब भी स्लैब आ जाए क्या करना है, दो पॉइंट जो है जिनके बीच में आप पार्ट डिफरेंस ढूंढ रहे हो, जैसे यहाँ S1P के बीच में हम ढूंढ रहे हैं, तो S1P में से स्लैब की थिकनेस को सबट्रैक्ट कर दो और उसकी जगह म्यू पी ऐड कर दो, बात खत्म हो गया, आगे वो बात। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या ऐसा कहा है बच्चों, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा del x इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P, ये ब्रैकेट ओपन कर दिए, प्लस P माइनस म्यू टी। ठीक, अब यहां से लिखेंगे del x इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। अब बच्चों याद करो S2P माइनस S1P जो था, S2P माइनस S1P जो था वो हमने पिछली क्लासेस में निकाला था, यहाँ परपेंडिकुलर डाल के d sin थीटा आया था। ठीक है, तो यहां तो अपन ने S2P माइनस S1P की जगह तो d sin थीटा लिख दिया, और ये जो प्लस T माइनस म्यू टी है ये एज इट इज लिखा रहना। ठीक है, अब d sin थीटा हमें मालूम है थीटा स्मॉल है, तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि हमें ये y चाहिए, ये काम हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो यहां से हमने लिखा del x इज इक्वल्स टू d sin थीटा को लिख दिया tan थीटा प्लस t माइनस म्यू टी। ठीक, यहां से हमने फाइनली लिखा del x इज इक्वल्स टू d tan थीटा को लिख देंगे बच्चों y बाय कैपिटल D, बिकॉज दिस इज कैपिटल D। अच्छा, ये कहां से लेते हैं एंगल थीटा, कहां से लेते हैं ये पहले भी समझा चुके हैं, सेंटर से लेते हैं, ये है थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा देखो तो y डिवाइडेड बाय d हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय d हो जाएगा, वही किया हमने। अब तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें जो समझने का था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, प्लस t माइनस म्यू टी। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, हमारा क्या टारगेट है, y। जनरल YDSC में y क्या आया था, जनरल YDSC में y आया था del x d बाय d आया था। यहाँ देखते हैं क्या आता है। तो ये बच्चों ये रहा y, तो ये y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को t और म्यू टी को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू del x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, del x d बाय d, ये माइनस में और वो प्लस में हो जाएगा, तो ये t को कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 d बाय d, ये आता है बच्चों, चेक करो। d sin थीटा पिछली क्लास में निकाला था ना बच्चे, निकिता कुमारी, d sin थीटा पिछली क्लास में निकाला था, वहां से उठा के सीधा लिख दिया। ठीक है, अब यहां से अगर आप y निकालते हो है ना, तो आपके पास ये y आता है। अब जरा चेक करो, जो स्टैंडर्ड YDSC था उसमें केवल यही y आ रहा था, जबकि इसमें यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है ड्यू टू स्लैब, ड्यू टू स्लैब। अब इसका क्या मतलब है क्या नहीं है वो अगली क्लास में बात करेंगे, आज तो टाइम हो गया, टाइम ज्यादा हो गया इनफैक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज जो है वो सिर्फ अपन ने इतना सा पढ़ा कि अगर स्लैब आ जाए, किसी वेव के रास्ते में स्लैब आ जाए, तो उस पूरे रास्ते में से स्लैब का थिकनेस को सबट्रैक्ट कर दो और म्यू टी को ऐड कर दो। अच्छा, ट्राइंगल को फिर से डिस्कस करना है, हाँ ठीक है, करते हैं अगली क्लास में ट्राइंगल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है, ये जो फिल्म वाला पोर्शन है, ये कल भी क्लास है अपनी, तो कल अपने फिल्म वाला पोर्शन अपन कंप्लीट कर दें। ठीक है, इस y को कैलकुलेट करो बच्चों, y बढ़ के आ रहा है, इंक्रीज हो गया y, इंक्रीज y कैसे इंक्रीज हो गया, सर क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो अगली क्लास में बात करें। अभी फिलहाल के लिए वाइंड अप करते हैं, है ना, इस y का क्या मतलब है। अच्छा, भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, घर पे जरूर करना, ट्राई करना। नीरज सर, कंफ्यूजन है, स्लैब रखने से पाथ तो उतना ही कवर होगा। नहीं बेटा, पाथ उतना ही कवर नहीं होगा, ये पाथ अपने को ज्योमेट्रिकल पाथ नजर आ रहा है, जो अपने को लग रहा है कि सेम ही कवर हो, और बीच में मीडियम क्या हो गया, बदल गया। मीडियम बदल जाने से जो एक्चुअल पाथ होता है, जिसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, वो भी बदल जाता है।